नमस्कार दोस्तों, बीएनपी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑल्दो ये एक्सक्लूसिवली चैनल था जुडिशरी के प्रिपरेशन के लिए, लेकिन हम लोग एक गेस्ट फैकल्टी को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, मिस्टर राकेश कुमार सिंह, जो ब्रांच मैनेजर हैं एसबीआई में, और ये जो बैंकिंग के प्रमोशनल एग्जामिनेशन को लेके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको पढ़ाते हैं, क्लासेस लेते हैं, और अब तक इनके पढ़ाए हुए कई लोगों को प्रमोशन मिल चुका है। तो हम लोग इनके द्वारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है उसको हम लोग समझने की प्रयास करेंगे, और आप इस वीडियो को देखेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप जो है प्रमोशनल एग्जाम से रिलेटेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप लोग कहीं भी नहीं फंसेंगे। इन एडिशन टू प्रमोशनल एग्जाम ऑफ बैंकिंग, ये जुडिशरी में भी आपको जहां भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूछा जाता है, जैसे झारखंड सिविल जज हो गया, बिहार सिविल जज हो गया, इसके बाद एमपी सिविल जज हो गया, वहां भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही मदद करेगा। तो आपका और अधिक टाइम ना लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार सिंह। मैं आपको एनआई एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी आपको देने जा रहा हूं। यह पार्ट में होगा, आप इसको देखते जाएंगे। पहला, एनआई एक्ट जो है वह हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे अहम पोर्शन है। हम लोग जितने भी बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं वह चेक बेस पर ही काम करते हैं। तो चेक में कितनी तरह की चीजें हैं, हर एक चीज को मैं आपको एक एक करके पार्ट वाइज आपको मैं इसमें क्लियर करूंगा। आप इसको ध्यान से देखें, जहां भी डाउट हो आप इसको मुझे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। तो एनआई एक्ट जो है 1881 जो है, इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में बताई गई है। इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, एनआई एक्ट में कितने इंस्ट्रूमेंट हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एनआई एक्ट में 3 इंस्ट्रूमेंट है। एक को बोलते हैं पी बी सी। ये 3 इंस्ट्रूमेंट हमारे एनआई एक्ट में डिफाइंड है। आप सुने होंगे बीबीसी। बीबीसी मतलब बीबीसी अपनी बीबी को देखें सी, लेकिन हमको एनआई एक्ट में उसको याद रखने के लिए करना है बीबीसी के जगह पर पीबीसी। पड़ोसन की बीबी को सी करे, देखें, याद रहेगा। ये तीन वर्ड पीबीसी। पी फॉर प्रोमिसरी नोट्स, बी फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, सी फॉर चेक। तो हमारे पास 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये कितने हुए? 1, 2 और 3। अब हम लोग बात करें कि किस सेक्शन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट डिफाइंड है। तो हम लोग 1, 2, 3 गिनती तो गिन चुके हैं। अब 3 के बाद क्या आता है? 4। तो 4, 5, 6। तो प्रोमिसरी नोट्स जो हमारा डिफाइन किया हुआ है वह सेक्शन 4 में डिफाइंड है, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 में डिफाइंड है, और चेक हमारा जो है वह सेक्शन 6 में डिफाइंड है। हम लोग प्रोमिसरी नोट्स को अलग से समझेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज को अलग से समझेंगे। फिलहाल हम लोग चेक से स्टार्ट करते हैं, इसलिए आपको मैं सेक्शन 6 से आपको शुरू करता हूं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो चेक होता है, हम लोग हर किसी ने चेक को देखा है। जो हमारा सेक्शन सेक्शन 6 में जो दिया गया है नेगोशिएबल एक्ट में, जो चेक हमारा डिफाइंड है, वह चेक का प्रारूप इस तरह से होता है। यहां लिखा रहता है पे टू डैश बियरर ऑर्डर डेट, यहां पर सिग्नेचर, रुपीज,
रुपीज। इस तरह से हमारा यह चेक का प्रारूप है। इधर में मान लीजिए कि बैंक का नाम लिखा हुआ है, SBI या PNB, किसी भी बैंक का अपना नाम रहता है जिस बैंक का चेक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो चेक में कितने पार्टी होते हैं। सबसे पहले तो ये हम लोग देखेंगे, ये हम लोग चेक का प्रारूप देखें कि क्या क्या चीज उसमें लिखा रहता है। अब इसमें जो है ये जो साइन करने वाला जो अथॉरिटी है, यह माने कि चेक का या उस अकाउंट का या उस पैसे का एक्चुअल ओनर होता है। तो ये जो सिग्नेटरी है, इसको जो है बैंकिंग भाषा में हम लोग कहते हैं, जो है लीगल भाषा में कहते हैं ड्रोवर। इसको कहते हैं हम लोग ड्रोवर। ये जो पैसा जिस बैंक में रखता है, जिस बैंक में पैसा है, चाहे वो SBI है, चाहे वो PNB है, चाहे वो केनरा बैंक है, चाहे बैंक ऑफ इंडिया है, इसको हम लोग कहते हैं, उस बैंक का नाम को कहते हैं ड्रोई। इसके बाद जो पैसा जो यह मैंने रखा हुआ है, जो इस पैसे को निकालने के लिए आता है, जो इस पैसे को निकालने के लिए आता है, उसको कहते हैं हम लोग पेई। तो इसमें 3 पार्टी है, ड्रोवर, ड्रोई और पेई चेक में। तो ये तीनों, इसमें कौन ड्रोवर होगा, कौन ड्रोई होगा, कौन इसमें पेई होगा, ये 3 पार्टी है। ये तीनों को जो डिफाइन किया गया है एक साथ, वह सेक्शन 7 है। मतलब सेक्शन 7 मतलब कि सेक्शन 7 मतलब आप इसको 7 नहीं बोल करके इसको आप याद कीजिए, सेक्शन 7 मतलब 7। तो 7 में तीनों चीज, ड्रोवर, ड्रोई, पेई, ड्रोवर, ड्रोई और पेई, तीनों का जो डिफिनेशन दिया हुआ है वह आपको सेक्शन 7 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख लिए इस सेक्शन 4 में क्या डिफाइंड है, 5 में क्या है, 6 में क्या है और 7 में क्या है। मतलब कि 7 मतलब 7 में कौन कौन है, तीनों पार्टी, ड्रोवर, ड्रोई और पेई। तो तीनों का डिफिनेशन जो है आपको वह सेक्शन 7 में मिलता है। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इसमें यह बात करते हैं कि किसी चेक का जो ड्रोवर होता है, अब हम लोग कुछ केसेस जो है वह ड्रोवर पे बात करते हैं कि जो है ड्रोवर जो है वह किसी चेक में कितना हो सकता है। नंबर ऑफ ड्रोवर्स किसी चेक में कितने हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ ड्रोवर इसमें क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या कि इन्फिनिटिव हो सकता है, कोई लिमिट है। तो हम लोग देखते हैं कि चेक किसी भी अकाउंट जो है वह 1 आदमी के भी नाम से हो सकता है, 2 आदमी के भी नाम से हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ड्रोवर की जो संख्या है वह n नंबर है। ठीक है, इसमें कितना भी ड्रोवर हो सकता है, यह आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जहां की आप नंबर ऑफ ड्रोवर्स पूछेगा तो इसमें n नंबर ड्रोवर हो सकता है, इसमें नो लिमिट्स है, इसमें कोई ड्रोवर की संख्या लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है। अब जो है बात यह है कि जब यहाँ पे ड्रोवर कितने होंगे, यह जब लिमिट नहीं है, तो इस यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि किसी चेक का जो ड्रोवर है और वह जो ड्रोवर है वह अरेस्टेड पर्सन हो, तब किसी भी चेक का अगर हमको पेमेंट करना है और इसका जो अगर साइन है तो हम लोग उसको पेमेंट करेंगे पूरा चीज चेक करके। लेकिन अब केस यहाँ से यह बनता है कि वह जो ड्रोवर है वो अरेस्टेड पर्सन है, या फिर वह पर्सन इन रिमांड पर है, या फिर वह पर्सन जो है जेल में बंद है। तो क्या उसके चेक को हम पेमेंट कर सकते हैं? केस नंबर 1 है कि अगर ये पर्सन जेल में बंद है, अरेस्टेड है, रिमांड पर है,
तो क्या इसका पेमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा चेक का। तो दोस्तों अगर वह सिग्नेचर सही है और हमारा पेमेंट इन ड्यू कोर्स के सारे नियम को पालन करता है तो आप वैसा चेक का पेमेंट आपको करना है। अरेस्टेड पर्सन इम्प्रिजमेंट हो चाहे वो उसके नाम पे पेमेंट करेंगे। दूसरा है कि अगर इस ड्रोवर का डेथ हो जाए तो उसका पेमेंट हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अगर अकाउंट सिंगल ऑपरेटेड है, जॉइंटली ऑपरेटेड है, आइदर और सर्वाइवर है, अगर ड्रोवर का डेथ होता है तो उसमें प्रिकॉशंस के तौर पर हम लोग इसमें पेमेंट नहीं करना है। तो एग्जाम में आपको वहां पे नहीं को ही टिक करना है। लेकिन यही अकाउंट अगर किसी ट्रस्ट के नाम पर है, ये अकाउंट अगर किसी ट्रस्ट के नाम पर है, सोसाइटी के नाम पर है, तो उस केस में अगर ड्रोवर का डेथ भी हो जाता है तो भी उस चेक का पेमेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चेक है, हम लोग का जो है ये जो चेक है वह किसी कंपनी के नाम से मतलब है, तो उस वहां पर डायरेक्टर्स बदलते रहते हैं और उस पेमेंट होता है, वह माने कि संस्था नहीं मरती है। लेकिन जब किसी पर्सन के नाम पर होता है तो डेथ के केस में पेमेंट इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों अब हम लोग देख लिए कि ड्रोवर जो है वह किस किस केस में हम लोग को पेमेंट करना है और किस किस केस में हमें पेमेंट नहीं करना है। अब ड्रोवर को भी हम लोग ना दो तरह से कर सकते हैं। यह जो मेरा ड्रोवर है, अकाउंट होल्डर जो है, वह चेक को वह खुद के साइन से भी ऑपरेट करता है, लेकिन किसी किसी केस में वह क्या करता है कि मैंडेट इशू करता है और किसी किसी में पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, पावर ऑफ अटॉर्नी इशू करता है। तो ये दोनों केस में भी चेक का ऑपरेशन होता है, पेमेंट होता है। ड्रोवर अगर किसी कारण से वह अपने अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर पाता है तो वैसा केस में वह अपने अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए मैंडेट या पावर ऑफ अटॉर्नी इशू करता है। तो ये इस केस में भी हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है इसे हम लोग यहाँ पर समझते हैं। पहला चीज है कि मैंडेट और पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या अंतर है। पावर ऑफ अटॉर्नी और मैंडेट में बेसिक अंतर यह है कि मैंडेट जो दिया जाता है सो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। मैंडेट एक हम लोग पेपर पर वो अपना लिख करके देगा जिसको कि हम लोग को हमेशा के लिए इसलिए प्रिजर्व करना है। और पावर ऑफ अटॉर्नी जो है यह लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। यह आपको एक स्टंप पेपर पर इशू किया जाता है। स्टंप पेपर पे जो पावर ऑफ अटॉर्नी जो इशू करते हैं यह लंबे समय के लिए होता है। इसमें पावर ऑफ ड्रोवर्स अपना राइट्स पार्शियल फुल वो जैसा चाहेगा वैसा वो दे सकता है। इसके आधार पर अब सारा अकाउंट का ऑपरेशन होगा, इनका सिग्नेचर स्कैन होगा और सिस्टम पर रहेगा पावर ऑफ अटॉर्नी करके। अब मैंडेट और पावर ऑफ अटॉर्नी को क्या हमारे दैनिक लाइफ में कभी होता है यूज, कभी हम लोग देखे हैं? थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें अगर हमारे घर में हमारे भैया हैं, वह मान लीजिए कि अपना काम करने के लिए बाहर जाते हैं, तो क्या होगा वैसे केस में अगर हमारे गार्जियन जो हमारे घर को चलाते हैं वह अगर थोड़े दिन के लिए अपने रिलेशन में या कहीं बाहर गए हैं तो उसके बिहाफ में जो नेक्स्ट आदमी होते हैं वो मैंने कि घर का सारे फैसले को लेते हैं। तो उस तरह का जो थोड़े समय के लिए जो होता है उसको हम लोग मैंडेट कहते हैं। लेकिन
जो पावर ऑफ अटॉर्नी जो दिया जाता है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो लंबे समय के लिए कहीं बाहर गया है अपने घर से कमाने के लिए, तो वैसा केस में जो है उसके परिवार का देख रेख और सारे चीजों का जो कार्य जो करते हैं वह पावर ऑफ अटॉर्नी के जैसा काम है। अब किसी आदमी को, अब यहाँ पर भी केसेस बनता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी या मैंडेट किसी को मिला हुआ है और वह मैंने कि चेक को पेमेंट करवा रहा है, तो क्या पावर ऑफ अटॉर्नी और मैंडेट अकाउंट को बंद कर सकता है? तो वह नहीं कर सकता है बंद। अकाउंट को बंद करने का पावर जो है वह ड्रॉवर के ही पास है, अकाउंट होल्डर ही कर सकता है। अब जो बात यह है कि अब एक चेक है, अब हम लोग केस को फिर से समझते हैं कि जो हमारा जो चेक है इसमें जो ड्रॉवर है, मान लीजिए कि वह पावर ऑफ अटॉर्नी मिस्टर एक्स को दिया हुआ है और यह ए है, तो अब जो है कोई चेक ने ए ने पावर ऑफ अटॉर्नी ने इशू किया और इसका डेथ हो जाए, पावर ऑफ अटॉर्नी ने चेक को इशू किया और डेथ हो जाए, तो क्या इस चेक का हम लोग पेमेंट करेंगे? तो इस केस में जो है, चूंकि पावर ऑफ अटॉर्नी का डेथ हुआ है, ड्रॉवर का डेथ नहीं हुआ है, तो हम लोग इस चेक का पेमेंट करेंगे। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि कोई चेक 20 जनवरी को इशू हुआ और पावर ऑफ अटॉर्नी का डेथ 22 जनवरी को हो गया और 23 को या 22 को जनवरी को चेक आपके पास प्रेजेंट होता है, तो इसके डेथ के बाद का जो चेक है, क्या हम लोग इसको पेमेंट करेंगे? तो इस तरह का जो चेक है, चूंकि ड्रॉवर जीवित है तो पेमेंट इसका हमको करना है। यह हमारा पेमेंट इन ड्यू कोर्स में आता है, हम लोग इसको पेमेंट करेंगे। तो एक केस हम लोग दोस्तों ऐसे समझे, यह हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का सवाल रहता है, यह आपको 2 नंबर के में आता है। आपको दूसरा जो केस है कि अब जो है दूसरा जो हमारे पास केस है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो होल्डर है उसने एक चेक को साइन किया 25 दिसंबर को। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ने एक चेक को साइन किया 25 दिसंबर को और 26 दिसंबर को जो है वह ड्रॉवर का डेथ हो जाता है और चेक जो है वह हमारे पास 26 को या 27 को प्रेजेंट होता है कि आप इस चेक का पेमेंट करिए। तो क्या इस केस में हम लोग चेक का पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? तो जब किसी भी चेक में जब ये ड्रॉवर का जब ये डेथ हो जाता है, तो इस केस में जो है वह पावर ऑफ अटॉर्नी जो होल्डर है उसके जीवित रहने के बाद भी इस चेक का पेमेंट हम लोगों को नहीं करना है। तो यहां पर जो है हमारा पेमेंट नहीं होगा इस तरह के चेक में। ये हमारा जो इसके साथ जो हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी का जो टर्म था वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से इसमें अलग अलग तरह के जो भी सिचुएशनल क्वेश्चन बनते हैं, ये 2 तरह से यहाँ पर सवाल आपको पूछे जाते हैं और ये 2-2 नंबर के सवाल होते हैं। आप इसको समझ करके कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही याद रखना है कि ये जो है पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी सर्किट का जो हम लोग जो घर में बिजली जो देखते हैं वह इसके ये मैंने कि पार्ट है, पंखा है, बल्ब है, लाइट है, इस तरह के चीज है। लेकिन ये जो है सो फ्यूज है, अगर फ्यूज कट जाएगा तो पूरे घर का लाइन कट जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये अगर डेथ हो गया तो आप बस सीधा सीधे समझिए कि आगे का सारा कनेक्शन खत्म। इनके होने से भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ से लाइन वो आ रहा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो है सेक्शन 7 में जो ड्रॉवर से संबंधित बातें थी वो मैंने आपको बता दी।
अब जो है हम लोग दूसरा जो पार्ट है ड्रॉइंग, जो जिस बैंक में पैसा रखा हुआ है, जिसमें खाता खुला हुआ है, जिस बैंक का चेक है, उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग। अब यह जो क्वेश्चन बनता है कि किसी चेक पर कितने ड्रॉइंग हो सकते हैं, किसी बैंक के चेक पर कितने ड्रॉइंग हो सकते हैं, मतलब उस पर कितना बैंक का नाम लिखा हुआ हो सकता है। तो इसमें सिर्फ एक बैंक का नाम रहेगा, दो बैंक का चेक एक साथ कभी इशू नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर नंबर जो होगा सो 1 होगा, और यहाँ पर नो लिमिट्स, यहाँ पर कितने भी हो सकते हैं ओवर के केस में। अब जो है कि यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब जो है हम लोग पेई के बारे में कुछ बातें करते हैं डिटेल से। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पेई कितने हो सकते हैं? पेई मतलब कि वह व्यक्ति जो कि बैंक से पैसा निकालने के लिए आया है। तो पेई में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर सेल्फ लिखा रहेगा, चाहे किसी का नाम लिखा रहता है, ठीक है, तो वह जो कहलाता है सो पेई है, जो कि हमारे से पैसा निकाल रहा है। अब पेई जो है वह कितना होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर, और हम लोग उसको पेमेंट करेंगे। तो पेई सेल्फ हो सकता है, राम हो सकता है, राम एंड सीता हो सकता है, इस तरह से वो कितने भी पेई हो सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेई कितना होगा, यह अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेई जो है नो लिमिट्स है। आप यहाँ पर अनलिमिटेड है, आप कितना भी यहाँ पर पेई हो सकते हैं, n नंबर ऑफ पेई हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि n नंबर ऑफ पेई तो हम देखे नहीं है। तो दोस्तों हम लोग जब कोई आप गौर कीजिए कि जब कोई बैंक में आपके पास एक चेक दिया जाता है और उसके साथ एक आपको सैलरी स्लिप का लिस्ट दिया जाता है, उसमें एक चेक के बिहाफ में जो हम लोग जो 100, 200, 500, 1000 आदमी का जो हम लोग जो बैच बना के जो हम लोग पेमेंट करते हैं अलाउंस के माध्यम से, वह भी तो हमारा पेई है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारा पेई का संख्या कोई लिमिटेड नहीं है कि कितना होगा, वो n नंबर तक हो सकता है। तो इसी तरह से हमारा जो है, मैं आपको सेक्शन 7 में जितना चीज डिफाइंड है उसकी आपने जिक्र किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अगले टॉपिक के बारे में बताने जाऊंगा। थैंक यू। किसी तरह का डाउट हो तो मुझे इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 7004102980।